प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, स्कूल तो आप लोगों का खुल गया है और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे वो बच्चे घर पर ही ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित महादेव सहाय था। ये 5 भाई बहन थे, जिनमें से ये सबसे छोटे थे। ये मेधावी छात्र थे। लगभग सभी परीक्षाओं में ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते थे। एमए और एलएलबी की डिग्री ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ इन्होंने प्राप्त किया और शिक्षा समाप्त होने के बाद ये मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किए। 1911 से और 1920 तक ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत कार्य भी किए। ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए ये वकालत कार्य छोड़ करके देश सेवा में लग गए। ये बहुत सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। अभिमान तो इनको छुआ भी नहीं था। और जब बिहार में प्रलयकारी भूकंप के समय ये पीड़ितों की सहायता के लिए रात दिन एक कर दिए और बिहार रिलीफ सेंट्रल सोसाइटी के अंतर्गत ये घर घर जाकर के लोगों की सेवा किए। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। 1962 तक ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और 1962 में ही इनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भारतीय शिक्षा संस्कृति, गांधी जी की देन, आत्मकथा है। हम लोगों को पढ़ना है भारतीय संस्कृति, जो कि इनके भाषण का एक अंश है। इसमें इन्होंने लिखा है, और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि भारत में अनेक जातियां निवास करती है, अनेक बोली भाषा के लोग रहने वाले लोग हैं, अनेक रहन सहन के लोग हैं और अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहने वाले हैं। तो इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में एकता का दर्शन होता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति इन विभिन्नताओं को एक माले में पिरो करके रखी है। जिस प्रकार से एक रेशमी धागा अनेक मणियों को पिरो करके रखता है, और उसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति जो है इन विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में पिरो करके रखी है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, अनेकता में एकता को स्थापित करना। ठीक बेटा। भारतीय संस्कृति। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी, वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि यदि कोई विदेशी, कोई अपरिचित जो कि भारत को नहीं जानता हो, यदि वह भारत भ्रमण के लिए आए और एक छोर से यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक भारत का भ्रमण करे, तो यहाँ पर भारत में उसको इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी कि वह ये कह जाएगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि इसके अंदर कई देश हैं, ये कई देशों का समूह है। और ये विभिन्नताएं जो है कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष उनको दिखाई देंगी। ऐसी विभिन्नताएं हैं कि जो कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से उनको नजर आएंगी, जैसे कि रहन सहन में विभिन्नता है, बोली भाषा में विभिन्नता है, वेशभूषा में विभिन्नता है,
और खान पान में विभिन्नता है। तो यहाँ पर ऐसी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं मौजूद हैं कि जो कि उसको लगेगा कि यह बल्कि एक देश नहीं है, ये क्या है, कई देशों का मिश्रण है, इसके अंदर कई देश हैं। एक महाद्वीप में इतनी विभिन्नताएं नहीं हो सकती हैं। ठीक, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतनी प्रकार की हैं कि इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी एक महाद्वीप के अंदर नजर नहीं आ सकती। कह रहे हैं कि यही नहीं, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी अधिक नजर आएंगी जो कि किसी एक महाद्वीप के अंदर इतनी विभिन्नताएं होना पॉसिबल नहीं है, जो कि भारतवर्ष में इतनी प्रकार की विभिन्नताएं जो मौजूद हैं। हिमालय के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर से छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरि की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से उसे रंग बिरंगे देखने में आएंगे। कह रहे हैं कि देश के उत्तर की तरफ उत्तर हिमालय जो कि 12 मास हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। एक तरफ हिमालय जो कि बर्फ से ढका हुआ रहता है और दूसरी तरफ जब हम आएंगे गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल से भरा हुआ हमको मैदान मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये जो नीलगिरि, अरावली, विंध्य, सह्याद्री, ये जो चोटियां हैं, इनके समतल मैदान, हरे भरे हमको समतल मैदान देखने को मिलेंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कह रहे हैं कि यदि वह देश के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाए तो उसे और भी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगे। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, वहीं पर जो हिमालय के क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि व्यक्ति हमेशा क्या करता है, गर्म कपड़ों में लिपटा रहता है, आग के पास बैठा रहता है। और फिर जब वो दूसरी तरफ उसको समतल प्रांतों में, समतल राज्यों में एकदम लू मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी जहाँ पर। और फिर जब वो धीरे धीरे कन्याकुमारी की तरफ बढ़ेगा तो जहाँ का मौसम बहुत ही आर्द्र रहता है कि न ही वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा वहाँ पर सर्दी पड़ती है। वहाँ का मौसम कैसा रहता है, सम रहता है, समान रहता है। कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती और न ही कभी गर्मी देखने को मिलती है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कह रहे हैं कि जहां असम, मेघालय में इतनी अधिक वर्षा होती है, वहीं पर हमको जैसलमेर राजस्थान की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर हमको क्या, तपता हुआ है रेगिस्तान मिलेगा जहां पर बिल्कुल नामोनिशान वर्षा होती ही नहीं है। तो एक तरफ क्या है जहां पर अतिवृष्टि है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, और दूसरी तरफ क्या है, अनावृष्टि है जहां की वर्षा का नामोनिशान भी नहीं है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कह रहे हैं कि भारत की जलवायु ऐसी जलवायु है, यहाँ का मौसम ऐसा मौसम है, यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार के अन्न उत्पादित किए जाते हैं और सभी प्रकार के यहाँ पर फल फूल पाए जाते हैं। ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ के फैले हुए जंगलों में न मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि
कोई विश्व में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो कि यहाँ की पृथ्वी के अंदर न मिलता हो, और न ही कोई ऐसा जानवर है और न ही कोई ऐसे वृक्ष हैं जो कि यहाँ पर न मिलते हों, यहाँ के घने जंगलों में न मिलते हों। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। कह रहे हैं यदि ये प्रमाण देखना है कि आब में होता है बेटा पानी, कि हवा और पानी का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और उसके शरीर पर पड़ता है, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका भारत देश है और भारत देश में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। इसी तरह मुख्य कई भाषाएं भी प्रचलित हैं। कह रहे हैं भारत में बहुत अनेक प्रकार की भाषाएं भी प्रचलित हैं और बोलियों की तो गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है और कह रहे हैं कि बोलियों की तो गिनती ही नहीं है, कि उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे हम लोग गोरखपुर में रहते हैं तो यहाँ की बोली अलग है। अभी हम लोग धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ की बोली हम कुछ दूसरी तरफ की सुनने में आएगी। या तो आप लोग आजमगढ़ में ही चले जाइए, आपका पड़ोसी जिला जो है, तो यहाँ की बोलियाँ भी अलग टाइप की हैं। देवरिया में जाइए, बस्ती में जाइए, कुशीनगर में जाइए, या यूपी छोड़ करके आप बिहार में धीरे धीरे सिवान में घुसते जाइए, तो आप देखेंगे कि वहाँ की बोलियाँ और वहाँ की भाषा आप लोगों को बहुत चेंज मिलेंगी। कह रहे हैं यहाँ पर एक कहावत भी प्रचलित है। वो कहावत यह है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी कि कोस कोस पर, थोड़े थोड़े दूर पर, एक कोस में कितना किलोमीटर, लगभग एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। बानी कहते हैं वाणी को, भाषा को कहते हैं, कि कुछ कुछ दूर पर यहाँ का पानी चेंज हो जाता है और कुछ कुछ जगहों की बोलियां क्या होती हैं, भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लोगों को भी सुनने में आया होगा कि घर के अंदर नल की बोरिंग हो रही है तो यहाँ का पानी नहीं अच्छा है, और इसी बोरिंग को हम बाहर करा दिए तो वहाँ का पानी अच्छा है। और अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ की बोली भाषा हमारी क्या है, अलग है। लेकिन हम अभी इसी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाएंगे, मान लो हम बिहार में ही चले गए, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ का भी रहन सहन हमको अलग मिलेगा, वहाँ की बोली भाषा अलग मिलेगी, वहाँ का खान पान भी हमको अलग मिलेगा। भिन्न भिन्न धर्मों की मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। कह रहे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के अनेक मानने वाले लोग जो कि विदेशों में रहते हैं, तो बहुत कुछ उन धर्म के मानने वाले लोग इस भारत देश में भी रहते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, तो उन बोलियों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस देश में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहने वाले हैं, इतने धर्म संप्रदाय के लोग रहने वाले हैं कि उन लोगों को काउंट करना क्या है, मुश्किल है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे, यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएंगे। कहे हैं कि इतनी विभिन्नता को देख करके, इन सारी विभिन्नताओं को देख करके यदि कोई अपरिचित आदमी भारत में आए और इतनी विभिन्नताओं को वह देखे और देख करके वह कह दे कि यह एक देश
नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनेक देशों का समूह है। यहाँ एक जातियां नहीं निवास करती हैं। यहाँ पर क्या है, अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने पर उनको इस देश में अनेक विभिन्नताएं ही नजर आएंगी। यदि वह गहराई में नहीं जाएंगे, है, इसकी गहराई में जाकर के इसकी समता को, इसकी समानता को, इसकी एकता को नहीं देखेंगे, तो ऊपर से उनको क्या नजर आएंगी, विभिन्नताएं ही नजर आएंगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी प्रकार पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि इन विभिन्नताओं के तह में जाया जाए तो इसके अंदर एक ऐसी समता, समानता, एकता विद्यमान है जो कि इन विभिन्नताओं को उसी प्रकार से पिरो लेती है जिस प्रकार से एक रेशमी धागा विभिन्न प्रकार की मड़ियों और फूलों को पिरो करके एक सुंदर हार बना देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ि या फूल दूसरे से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं है, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी शोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है। कह रहे हैं कि ये जो रेशमी धागे विभिन्न प्रकार की मड़ियों और फूलों को पिरो करके जो एक सुंदर हार बनाता है, तो उस हार का प्रत्येक मड़ि और प्रत्येक फूल एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे की शोभा क्या हो रही है, घट रही है। और ये हार जो है बल्कि अपने शोभा के लिए नहीं सुशोभित हो रहे हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जिसके गले में पड़ते हैं उसको सुशोभित करते हैं। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से इन विभिन्नताओं को भारतीय संस्कृति अपने अंदर समन्वित करके वो क्या करती है, देश की शोभा को बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है बेटा ना, कि जिस प्रकार से एक रेशमी धागा विभिन्न प्रकार की मड़ियों को, फूलों को पिरो करके एक सुंदर माला बनाता है, लेकिन वो जो मड़ियां हैं, फूल हैं, वो एक दूसरे से कभी क्या है, अलग नहीं है। और वो सुंदर माला क्या करता है, सिर्फ अपनी शोभा के लिए सुशोभित नहीं होता है, बल्कि जब वो दूसरे के गले में पड़ता है तो उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से हमारे देश में जितनी विभिन्नताएं विद्यमान है, भारतीय संस्कृति उन सारी विभिन्नताओं को अपने अंदर क्या करती है, समेट करके, समन्वित करके इस देश की शोभा को बढ़ाती है। ठीक। यह केवल काव्य की भावना नहीं है, बल्कि क्या है, ऐतिहासिक सत्य है। कह रहे हैं ये काव्य की भाषा नहीं है, ये किसी कवि की भाषा नहीं है। ठीक है। क्योंकि भारतीय संस्कृति को एक हार के रूप में बताया गया है। कह रहे हैं ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि ये क्या है, यह ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही
शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जैसे विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, उनका उद्गम अलग अलग है, अलग अलग जगहों से निकलती हैं, और उनके बहने का मार्ग भी क्या है, अलग अलग है। और उन सारी नदियों में एक ही शीतल और ठंडा जल बहता है, और अलग अलग मार्ग से वो बहती हैं, और अलग अलग जगह वहाँ उनके किनारे पर अनेक प्रकार की सब्जियाँ, फल, फूल उत्पादित किए जाते हैं। लेकिन वो फिर जाकर के कहाँ मिलती हैं, उस प्रगाढ़ गहरे समुद्र में मिल जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से ये भारत में जितनी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, और ये शीतल और ठंडा जल जो कि उसके अंदर प्रेम और अहिंसा है, किसके, जितनी विभिन्नताएं हैं भारत में, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही कह रहे हैं ना कि हमारे देश में कितनी विभिन्नताएं हैं कि इसको कोई अगर अपरिचित इंसान देखेगा तो कहेगा कि एक देश में इतने नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे नदियों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे विभिन्न प्रकार की नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल भी अलग अलग जगहों से है, अलग अलग मार्ग से वो बहती हुई जाती हैं, लेकिन जल तो उनके अंदर एक ही है, और फिर वो समुद्र में जाकर के क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे देश में अनेक विभिन्नताएं हैं, अनेक धर्म संप्रदाय हैं, लेकिन उनके अंदर की जो भावना है वो क्या है, एक ही है, एक ही प्रेम है, एक ही देश सेवा है, एक ही देश प्रेम है। भावना तो उनके अंदर एक ही क्या हो रही है, बह रही हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की ये संस्कृतियां जो हैं, जो विभिन्नताएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, वो सब आकर के इसी भारतीय संस्कृति में क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, एकाकार हो गई हैं। जैसे नदियां जाकर के कहाँ मिली है, समुद्र में मिली है, और जब वो समुद्र में मिली है तो फिर समुद्र का पानी भाप बना है, भाप बन करके बादल बना है, फिर वर्षा हुई है, एकाकार हुई ना, ये विभिन्नता में एकता को दर्शा रहा है ना। तो उसी प्रकार से हमारे देश में जितनी विभिन्नताएं हैं वो सारी आकर, जितनी संस्कृतियां हैं वो आकर के भारतीय संस्कृति में क्या हो गई हैं, समन्वित हो गई हैं, एकाकार होकर के अपने को क्या कर रही हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं, ठीक है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यही है कि हम वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी वे उसी प्रकार बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए। लेखक कह रहा है कि हमें आज भी उसी शुद्ध, शीतल, स्वस्थ अमृत तत्व की तलाश है, लेकिन कुछ कारणोंवश, राजनैतिक स्वार्थ के कारण, धर्म कट्टरता के कारण और आतंकवाद के कारण वह मैला हो गया है, और हमें आज भी उसी अमृत तत्व की तलाश है जो कि सदियों पूर्व प्रभावित होता था, और जिसने भारतीय संस्कृति को स्थिरता प्रदान की। और ये तभी संभव हो सकता है जबकि सबके हृदय में प्रेम और अहिंसा की भावना का संचार होगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। कवि इकबाल कहते हैं कि हमारे देश पर समय समय पर विदेशियों का अटैक होता रहा, लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा तत्व विद्यमान है जिससे कि इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, और इसका अस्तित्व आज भी कायम है और आगे भी रहेगा। ठीक बेटा, तो हमारी भारतीय संस्कृति
और इस संस्कृति की मूल विशेषता, प्रमुख विशेषता यही है कि ये अनेकता में एकता की भावना को उजागर करती है, अनेकता में एकता को स्थापित करती है। कि देखने में भारतीय संस्कृति को राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, एक विशाल सागर कहा है। कि जैसे विशाल जो नदियां हैं, उन्होंने नदियों का एग्जाम्पल दिया ना, कि नदियां अलग अलग, उनका उद्गम स्थल क्या है, अलग अलग है और अलग अलग मार्ग से बह रही हैं, लेकिन वो जाकर के कहाँ मिलती हैं, फिर उस समुद्र में मिल जाती हैं और उसमें क्या होती हैं, एकाकार हो जाती हैं, उसी में मिल जाती हैं। वैसे ही हमारे देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली, अनेक विभिन्नताएं हैं ना, जो कि भारतीय संस्कृति में, ये सारी संस्कृतियां आकर के भारतीय संस्कृति में क्या होती हैं, एकाकार हो जाती हैं और एकाकार हो करके देश की शोभा को और भी बढ़ाती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में